सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय विषय पर बात करेंगे और राष्ट्रीय भी हम राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, राजनीति क्या कह रही है और सरकार कितनी जल्दी गिरने वाली है। जैसा कि आप लगातार चैनलों पर देख रहे हैं, कितनी मिनट, कितने घंटे बचे हैं, मीटर डाउन है, सरकार बस ढह गई समझो और अगली सरकार की तैयारी करो। तो कुल मिलाकर इन सब विषयों पर देख लेते हैं कि कहाँ और क्या असल में हो रहा है। जैसा कि मेरी आदत है या मेरी मजबूरी है कि मैं राष्ट्रीय विषय को समझाते वक्त आपको अंतर्राष्ट्रीय मानकों या अंतर्राष्ट्रीय जो थ्योरी है या कॉन्स्पिरेंसी है उसको भी साथ में कनेक्ट करता हूँ। आज भी भारतीय समाज की जो स्थिति है उसमें मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, जिसे समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, शिमला के अंदर एक मस्जिद को गिराने को लेकर जिस तरह का मामला सामने आया है और कांग्रेस के खुद एक नेता ने जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़ी मतलब वो मोहब्बत की दुकान के अपोजिट कुछ बात की है और बड़ी मतलब एक तरह से मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाया है, खतरा बताया है। ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि देखिए, जब कोई पत्रकार जब कोई बात कर रहा होता है कोई बीजेपी के खिलाफ, तो उसमें वो आपको लगता है कि वो कम से कम माइनॉरिटी के साथ खड़ा हुआ आपको नजर आता है। कांग्रेस भी अपने एजेंडे को लेती है और बात माइनॉरिटी की करती है और माइनॉरिटी के साथ खड़ी भी नजर आती है। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। ये अधूरा सच है। पूरा सच मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बुरा लग सकता है मगर जो सच है उस पर तो बात करनी चाहिए। दोनों तरफ से बात करता हूँ। मैं पहले मुसलमानों पर आ जाता हूँ कि उन्होंने क्या गलती की और क्या रास्ता उनके पास था और क्या वो अभी भी है। फिर मैं बात करता हूँ कि हमारे जो मेजॉरिटी के भाई हैं उन लोगों ने किस तरीके से अपनी निजी विचारधारा को छोड़कर ये किस विचारधारा को अडॉप्ट किया है। जहाँ कोई उठता है तो काट दूंगा बात करता है। हरियाणा में जो है वो एक मर्डर होता है एक बच्चे का, जो बेहद अफसोस की बात है। और फिर मर्डर करने वाले कहते हैं कि अगर हम हमें नहीं पता था कि ये कोई पंडित है या कोई मेजोरिटियन में से है, बल्कि हमने तो मुसलमान समझा था इसलिए गोली मार दी। ये सारी बातें इशारा क्या कर रही हैं? अब इससे भी बड़ी आपको एक बात बताता हूँ। इससे बड़ी बात यह है कि किसी मेरे शिष्य के पास किसी साधु संत जैसे इंसान का एक फोन आता है। अब मेरे ख्याल से मान लो कि बड़े साधु का फोन आता है और उसने एक चैनल ज्वाइन किया था जो कम से कम वो एंटी बीजेपी बात करता है, मगर वो कोई मुसलमानों का चैनल है ऐसा नहीं है। मतलब उसमें कोई मुसलमान एम्प्लॉय भी है ऐसा भी नहीं है, कोई मुसलमान एम्प्लॉय है ऐसा भी नहीं है, मगर उसके बावजूद उस एंकर को सलाह दी जाती है ये काम मत करो, छोड़ दो इस चैनल को, तुम मत जाओ इस चैनल में क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि अगर बीजेपी नहीं रही तो फिर तुमको कौन बचाएगा। तो ये एक मानसिकता एक दिन में तो डेवलप नहीं हुई है। ये लगभग देखिए 100 साल आरएसएस को होने वाले हैं। एजेंडा सब जानते थे, गांव-गांव में क्या चल रहा था, कैसे इतिहास को बदला जा रहा था, कैसे कहानियाँ सुनाई जा रही थी, कैसे देश का बँटवारा हुआ, कैसे नफ़रतें कायम रही। अब सवाल ये उठता है कि दोनों समुदाय, चाहे मेजॉरिटी का समुदाय हो या माइनॉरिटी का समुदाय हो, दोनों ही पता नहीं क्यों अलग-अलग दिशाओं में चल पड़े। ये अलग-अलग दिशाओं में हिंदू मुस्लिम होने की वजह से चल पड़े, सिर्फ ये बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि जो मैं अभी भी वो समझाता हूँ। आपको लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ या बकवास कर रहा हूँ, मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई जब हिटलर का ज़माना था, जब यहूदियों को, आज देखिएगा आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, जब यहूदियों को जलाने की, चैम्बर में भूनने की ये तमाम बातें चल रही थी, अब वही जर्मनी और वही नाज़ी जो है, जो एक नाज़ी पार्टी बनाई गई थी जिसमें इसी तरह की नफ़रतें पैदा की गई। फिर हर जो जर्मन था वो पहले जर्मन की बात करने लगा और फिर वो यहूदियों के खिलाफ जो है एक नफ़रत पैदा हो गई, उनकी पहचान कराने लगे, उनको मारने-पीटने पर खुश और जश्न मनाने लगे। कुल मिलाकर ये हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और उसके बाद जर्मन बँटा, बँटने के बाद फिर जो है एक कानून बनाया गया कि अगर
जर्मन में से या जर्मनी में नागरिकता लेने वाला या विजिट करने वाला कोई भी यहूदी विरोधी होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी जो बिल्कुल जिसकी बुनियादें जो है पूरी तरह से, जिसकी सत्ता जिस पूरी दुनिया को जीतने का जो सपना लेकर चले थे, उनके दिलों में नफरत यहूदियों के प्रति थी और वो आज कहाँ खड़े हैं। ये एक सबक है मेरे ख्याल से कि ये सब चीज़ें सदा के लिए नहीं चल सकती। एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में खिलाड़ी अपना खेल खेल रहे होते हैं। दोनों ही समुदाय को समझना चाहिए था। आज फिर मैं उसी जर्मनी की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर यूक्रेन को मदद कर रहा है, जिसका राष्ट्रपति एक यहूदी है और वही नाजी जो कल तक दिखाई देते थे कि वो यहूदियों के खिलाफ हैं, वो नाजियों का एक रूप, नवनाजी सेम लोगो और सारी चीजें और उसी थॉट और उसी विचार को लेकर जो पोलैंड में, जर्मनी में उस वक्त पाई जाती थी। और यूक्रेन के अंदर जो है वो रशियंस के, अपने ही धर्म के, अपने ही मजहब के लोगों को में वो नाजी पैदा कर दिए गए। मगर वो सिर्फ रशियन से नफरत करते हैं, रशियन को फना कर देना चाहते हैं, उसी तरह जिस तरह यहूदियों को जर्मनी में फना कर देना चाहते थे। अब उनका राष्ट्रपति एक यहूदी है और वो क्रिश्चियन होकर क्रिश्चियनों को ही फना करने के लिए हथियार उठाकर आखिरी अपना बंदा मरवा देना चाहते हैं, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही है कि मुझे लगता है कि यूक्रेन के अंदर एलियन की सरकार है। क्योंकि अगर मानव की सरकार होती या किसी रूप में वहां पर मानव मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुआ करते तो वो अपने लोगों की इस बुरी दशा में कम से कम उनका साथ देते हुए नजर आते या उस पर रैम खाते और समझौता कर लेते। मगर अब एक और तंज किया है जो बहुत खतरनाक है। वो तंज है व्लादिमीर पुतिन का कि देखिए, मेरे ख्याल से जैसे जर्मनी ने एक यूथ सेना बनाई थी जब उनके लोग पूरी तरह रूस के साथ लड़ते लड़ते मारे गए थे और अब वो हार के नज़दीक पहुंच रहे थे, तो युवा यानी युवाओं के नाम पे, यूथ फोर्सेस के नाम पे उन्होंने बच्चों को 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चों को भर्ती करवा कर उन्हें मरने के लिए भेज दिया था। अब यही सिचुएशन, चूंकि नागरिक रहे नहीं है, लड़ाके रहे नहीं है, विदेशी आकर कब तक लड़ेंगे, तो ये कहना है कि जेलेंस्की को शायद अपनी एक यूथ फोर्सेस बनानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बहुत खराब से तंज है। अब ये खराब से तंज किस मायने में आ जाते हैं, कैसे, जब नफरतें कहीं पनपती हैं, क्या 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 बुनियाद थी? जो आप समझते हैं कि यूक्रेन का मामला सिर्फ वो दो देशों का मामला है, ऐसा नहीं है। ये नफरत पर आधारित था। यहाँ नवनाजी इन्होंने 2014 में, उससे पहले जिस तरह रशियन के साथ ये बिहेव करते थे, जिंदा जलाकर मार देते थे, उन पर भयानक हमले करते थे, उनको जीने उनका हराम कर रखा था। उन नवनाजियों ने जो है, उन्होंने एक संगठन भी बना रखा है, उन्होंने भी अपनी पार्टी का एक नाम रख रखा है। तो वो भी जो नवनाजी हैं, उन नाजियों ने नफरत के आधार पर रशियंस को हमला करने, उनके ऊपर, मतलब कुल मिलाकर ये जांचतियां की कि आखिरकार एक बड़े खतरे के रूप में रूस को यूक्रेन नजर आने लगा, जिसकी वजह से, क्योंकि खुद ही उन्होंने ऑटोनॉमी दी थी, आज़ाद किया था यूक्रेन को, और फिर खुद ही उन्हें गुलाम बनाना पड़ रहा है। तो सिचुएशन ये थी कि नफरत इसकी बुनियाद थी। नफरत की बुनियाद पर अब वो यूक्रेन इतना तबाह हो चुका है, माफ करना, अजोब उन्हें कहते हैं नवनाजी, उन्होंने एक अजोब संगठन बना रखा है। तो अजोब जो हैं वो नाजी हैं और नाजी का लोगो लगा के चलते हैं, नफरत करते हैं रशियन से, हैं क्रिश्चियन, और राष्ट्रपति उनका यहूदी है। वो यहूदी जिससे पहले नाजी नफरत करते थे। तो मतलब नफरत किसी धर्म या मजहब या उसके आधार पर नहीं होती, एक प्लान के आधार पर होती है, जो खिलाड़ी प्लान बनाते हैं और लोगों को मोहरा बनाते हैं। ये मैं एक सबूत आपको दे रहा हूं। अब नफरत की इस बुनियाद पर यह स्थिति यूक्रेन की हो चुकी है दोस्तों, कि आईएमएफ जो उनको साथ दे रहा था, सहयोग कर रहा था, आज वही आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है कि हमें अपना कर्जा वसूलना है यूक्रेन से, और यूक्रेन से जो हमने कर्जा वसूलना है उसमें हम यूक्रेन की करेंसी का अवमूल्यन करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे। यानी उनके रुपए को वो कितने में खरीदें उसको डीवैल्यू किया जाएगा और ज्यादा करेंसी ली जाएगी, जबकि रोजगार की गुंजाइशें खत्म हो चुकी हैं और जिसके आईएमएफ के दबाव में अब बड़ा टैक्स जो है यूक्रेन के ऊपर लगाना पड़ेगा। और बड़ा टैक्स लगाने की वजह से
पहले से ही बर्बाद यूक्रेन मेरे ख्याल से सदियों तक अपनी अर्थव्यवस्था को रिकवर नहीं कर पाएगा। और अगर कोई वहाँ उस जगह पर रहना चाहेगा तो वो एक निहायत गरीबी भरे ज़िंदगी गुजारेगा, और वो ज़िंदगी में वो और उसकी औलादें स्ट्रगल करती रहेंगी। यानी पत्थरों के दौर में पहुंच चुका है यूक्रेन, जिसकी मदद करने वाले अभी तक जो हथियारों के रूप में कर्जा दे रहे थे, जो आईएमएफ उसको दूसरी चीज़ों के लिए कर्जा दे रहा था, वो अब किस तरीके से कर्जा वसूलेगा, कैसे टैक्स बढ़वाएगा, वो देख लीजिएगा। आईएमएफ जिनके पैसे का इस्तेमाल करता है, दोस्तों मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि वो कौन लोग हैं। वही अमेरिका में बैठे हैं, कुछ ब्रिटेन में बैठे हैं, कुछ स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, जो वर्ल्ड बैंक के बॉन्ड खरीदते हैं। आईएमएफ को भी जो है वो अब मतलब अब वो दूसरी दिशा में चले जाते हैं, हम लोग उधर नहीं जाते। मगर कुल मिलाकर ये कुछ खास लोगों का पैसा है जिस पर रशिया पहले ही चर्चा कर चुका है। और रॉयटर्स ने भी रूथ चाइल्ड के बारे में काफ़ी कुछ कहा है कि वो क्या किस तरह की आज का पिछले गए दिन में जो है रूथ चाइल्ड का रॉयटर्स ने जो है कुछ छापा है, तो वो खुद ढूंढ कर आप पढ़ लीजिएगा कि क्या छापा है और कैसे छापा है। ये मतलब नफरत के बीज जो है वो बोए जाते हैं, और सत्ताओं को बर्बाद किया जाता है, देशों को अपने कंट्रोल में रखा जाता है, बढ़ने नहीं दिया जाता, और आप बर्बादी बड़ी आसानी से स्वीकार करते हैं नफरत की बुनियाद पर। ये नफरतें जर्मनी ने की थी, 4 टुकड़ों में बटा था, आज तक ढंग से रिकवर नहीं हो पाया है, आज तक जूझता है, वो नाम लेने से डरता है होलोकास्ट के और यहूदियत के। मैं बता चुका हूँ क्या स्थिति है। यही नफरतें फैली थी यूक्रेन के अंदर, अब वो तबाह और बर्बाद हो चुका है, 50 साल तक रिकवर नहीं कर पाएगा। इन्हीं नफरतों से हमें देश को बचाना चाहिए। नफरतों का आधार धर्म के आधार पर नहीं होता, बल्कि साजिश होती है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो बलोच हैं वो भी मुसलमान हैं, जो पंजाबी है वो भी मुसलमान हैं, तो वहाँ बलोच और पंजाबियत की बुनियाद पर जो नफरतें पैदा की गई, जो बुनियादी फाड़ वहाँ पर की गई, एक दूसरे को एक तरफ से मतलब टकराव की स्थिति पैदा कर दी, आज पाकिस्तान टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। इनकी बुनियाद क्या है? नफरत है। नफरत बहरहाल जो है वो कोई किसी को भला नहीं करती है। ये जो नफरत भारत के अंदर फैली है, इसमें दोनों लोग कैसे जिम्मेदार हैं? जब ये बीज बोया जा रहा था, जब ये हर दिल में झूठा इतिहास, गलत इतिहास, सही इतिहास, ये सब कुछ पढ़ा समझाकर एक नफरत के जो पौधा था उसको पेड़ बनाया जा रहा था, जो एक वट वृक्ष बन चुका है, उसको साथ साथ मोहब्बत से काउंटर करने की प्लानिंग माइनॉरिटी के पास नहीं थी। एक तरह से दोनों में धीरे धीरे एक टकराव दिखता था, वैचारिक टकराव दिखता था, और धीरे धीरे वो टकराव हल्का था, फिर बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया, और आज एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। भले ही मजबूरी में, टेक्निकली स्थितियों में कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि एक दिखने की कोशिश की जाए, पर जिस तेजी से नफरत बढ़ रही है, इसकी बुनियाद बहुत ही खतरनाक जगह पर इसका एंड होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं चूंकि भारतीय समाज और राजनीति पर चर्चा कर रहा हूं, तो जो प्रोग्राम की शुरू में मैंने कहा था कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार कल गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी, सरकार तब गिरेगी जब वो लोग चाहेंगे जो दुनिया में नफरत फैलाकर इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड एंड रूल के फार्मूले को अपनाते हैं। ना मुसलमानों के पास कोई ऐसी क़यादत, ऐसी रहबर, कोई लीडरशिप है जिसे काउंटर करने का सही तरीका पता हो। मुस्लिम कम्युनिटी में जब कोई गाली दे रहा होता है मेजोरिटी को, यानी हिंदुओं को, चाहे वो पत्रकार बन के या नेता बन के, जब उग्र धमकी देने की बात करते हैं, तो ये सब लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं और उसके पीछे खड़े होकर एक बुरा उसका समर्थन दिखाते हैं। इसका मतलब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों उसका समर्थन दिखा रहे हैं? यानी आपको भी नफरत है। अगर आप कमजोर हैं, आप लड़ नहीं सकते, आप झगड़ नहीं सकते, आप कानून, पुलिस पर सस्ता व्यवस्था से नहीं लड़ सकते हैं, मगर जो लड़ने का नाटक कर रहा है, जो ड्रामा कर रहा है, जिस तरह कांग्रेस ने आज पूरे अपना चोला उतार कर फेंका है, कहां पर? कांग्रेस के जो नेता है, बल्कि वो मंत्री पद है उसका, उसने जिस तरीके से हिमाचल की विधानसभा के अंदर नफरत दिखाई है मुसलमानों के प्रति, यानी मोहब्बत की दुकान राहुल बेचता घूम रहा है, उसके जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं वो नफरत की बात कर रहे हैं, खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं। तो ये असलियत, ये वो है, ये वो चेहरा है, ये वो मोहब्बत की दुकानें हैं जिसके झांसे में आके वो तुमको जो कोई कुमार है, कोई शुमार है, कोई फला है, कोई जोशी है, ये जो कुछ कर रहे हैं ना तुम्हारे प्रति, बेसिकली ये तुमको कोई रास्ता नहीं दिखा रहे हैं।
ये तुमको को नहीं समझा रहे हैं कि तुमको किस रास्ते पे जाना चाहिए और किस तरह तुम्हारी जो लीडरशिप भी तुम उसके पीछे भागोगे। जो मेजोरिटी इनको गाली देगा, धमकी देगा, धमकी देने से क्या हो जाएगा? क्या कोई धमकी देने वाला इस देश की मिलिट्री से लड़ लेगा? किसी देश की फौज से अकेला कोई टकरा लेगा? मतलब कोई एक सिस्टम से जाके टकरा के मर जाएगा या जेल में चला जाएगा? एक ऐसे सपना देखना, ऐसे ख्वाब देखना, ऐसी बेवकूफ़ी करना और ऐसे प्रेशर विंडो की तरह जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तुम्हारे आज हीरो बने हुए हैं, मगर तुम अकल लेने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम दुनिया में अपने आप से ज्यादा अकलमंद किसी को नहीं समझते हो। यही तुम्हारी बर्बादी का कारण बन चुका है। ये मुझ पे तनकीद कर सकते हो, मुझे अवॉइड कर सकते हो, मुझे सुनने से मना कर सकते हो, मगर जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, तुम उसे रोकने की औकात नहीं रखते हो। मेजोरिटी सुन ले, जो कुछ तुम कर रहे हो वो कहां जाके पहुंचेगा तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम्हें रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। ये जो नफरत की दुकान तुम चला रहे हो ना, कुछ नहीं कर पाओगे। मेजोरिटी को तुम ना यहां से निकाल सकते हो, ना कुछ उनका उखाड़ सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। इक्का दुक्का हमले करोगे। दुनिया में कानून है, इस्लाम फोबिया के खिलाफ पर कानून आ चुका है। जिस दिन वो कानून आप पर लागू हो जाएगा उस दिन आपको दुनिया में पाबंदियां झेलनी पड़ेंगी। आज जब तरक्की की तरफ जा रहे हैं, जब आप दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, ये फोबिया जब तुम्हारे सर पर आकर टिक जाएगा तो पूरी दुनिया से वो हसर होगा जो इजराइल अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करता था, बल्कि मानती थी दुनिया के सबसे बड़ी ताकत और सारी ताकतें इजराइल के हाथ में है। आज घुटने टेकने पर मजबूर है, घुटने टेकने पड़ेंगे और इजराइल अपनी जमीन खो देगा, यहां नहीं रह सकता। लिख के रख लेना यह बात। और अगर ऐसा हुआ तो दोनों के पास, मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के पास वक्त है। देश को एक करो, इकट्ठा करो, मजबूत करो और सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करो। ऐसे पत्रकारों को जो तुम्हें उकसाकर जब वो गाली देते हैं तो उससे कुछ भला नहीं होता। पत्रकारों से कहो कि सोल्यूशन क्या है, मुझसे बात करना, कमेंट करिएगा, मैं आपको बताता हूं सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए। आपके पास आप जीरो लीडरशिप लेकर चल रहे हैं। एक तरफ गद्दार लीडरशिप है, बहकाए में आकर अपनी बर्बादी की तरफ। आज कुछ लोगों की जेबें पूरी तरह भर चुकी हैं और आम जनता अपनी जेब में हाथ डाल के देखे कि आज से 10 साल पहले उसकी स्थिति क्या थी और आज क्या थी, क्या है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रही है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। अगर ये सब चीजें समझकर, राजनीतिक लड़ाई है, राजनीति के तरीके से लड़ें, लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र के तरीके से लड़ें। नफरतों को बढ़ावा देकर आप दोनों फरीक अपनी बर्बादी तय कर रहे हैं, इससे हासिल किसी को कुछ नहीं होगा। आज इसे मेरा जर्नलिज्म समझें या मेरे उपदेश, जो समझना है समझें, मगर देश को अमन और शांति की तरफ लेके जाएं। कुछ इधर से धमकी देंगे, कुछ उधर से धमकी देंगे। जो सत्ता में बैठे हैं वो दूसरे देश में जाएंगे और मस्जिद में किसी को जाके मस्जिद गिफ्ट करेंगे तो कहीं मस्जिद में जाके जो है सर झुकाएंगे और आप उन्हीं के नाम पर देश के अंदर मस्जिदें ढाएंगे। मूर्खता से बाज आना चाहिए। फिलहाल इजाजत दें। खुदा हाफिज।